नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए आंदोलन के बारे में जिसने भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में फिर से एक हाई प्रोफाइल आंदोलन होने जा रहा है और आज हम वही प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऐसे देश जिसकी नींव ही आंदोलन पर रखी गई हो, जिसकी नींव ही ऐसे प्रोटेस्ट पर, नेशनल मूवमेंट्स पर रखी गई हो, उसके लिए ऐसे प्रोटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं और बहुत लाजमी भी है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी। तो फिर आज हमें ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी? ये सिर्फ एक नेशनल मूवमेंट की बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है। ऐसे टाइम पर जब आसिफ मुनीर आपको थ्रेट देता है कि हम आपका जामनगर उड़ा देंगे, वेस्टर्न मीडिया आपको कहती है कि आप अपने दोस्तों से बातचीत कम करिए, अदरवाइज हम आपको 50% टैरिफ लगा देंगे। आप कितना ही अच्छा काम कीजिए, वेस्टर्न मीडिया को कोई भी कंट्री, कोई भी मीडिया हाउस आपकी प्रेज करने को तैयार नहीं है, आपकी तारीफ करने को तैयार नहीं है, बल्कि एंटी भारत नोशंस को बढ़ावा देते हैं। ऐसे टाइम पे ऐसे अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है, मेरे मन में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठेगा ही उठेगा। माई कंसर्न इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, भाई सेंटर हो चाहे स्टेट हो, हमारा काम उससे नहीं है, हमारा काम है भारत की सिक्योरिटी से। तो हम तो सवाल पूछेंगे। शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या कंटेंट है इस बात का, मतलब क्या लीडर ऑफ ओपोजिशन हमारे श्री राहुल गांधी क्लेम क्या कर रहे हैं? तो देखिए, भारत की हिस्ट्री है कि जब भी किसी बड़े राज्य में इलेक्शन होने वाला होगा तो उससे पहले एक बड़ा प्रोटेस्ट होता ही है। वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा काम होता है उससे पहले मीठी दही का शगुन होता है, मीठी दही खिलाई जाती है। हमारे लिए प्रोटेस्ट कुछ ऐसी बात है, मतलब कुछ भी बड़ा काम अगर होने जा रहा है तो उससे पहले एक आंदोलन तो बनता है। एनटीसीए प्रोटेस्ट हो, बंगाल वायलेंस हो, किसान आंदोलन हो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब भाई बड़े बड़े इलेक्शंस जब सर पे थे, जब बड़े राज्यों के इलेक्शंस होने वाले थे, तब उससे पहले कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक को लेकर एक आंदोलन छिड़ जाता है। फिर उसमें बाहर से फंडिंग आती है, फिर उसमें बहुत सारे एंटी इंडियन एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब मुझे इन आंदोलन से परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी है जब भाई वेस्ट उसको सपोर्ट करता है, जब चाइना या पाकिस्तान मिलके उसकी फंडिंग करते हैं। मुझे परेशानी किसानों से, आंदोलन से नहीं है, मुझे परेशानी है जब लाल किले पर आकर तिरंगे को उतारा जाता है। मुझे दिक्कत वहाँ होती है। मुझे परेशानी इस चीज़ से है कि ये फंडिंग आपको क्यों बाहर से लेनी है, ये पैसा कहाँ से आता है, इतना आपको क्या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है दैट यू हैव टू गेट थ्रू दैट मनी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सर, जो डीपी पांडे सर हैं, उन्होंने हमें ऑलरेडी ये बात कही कि देखिए, ट्रेस द मनी, सिर्फ 3 शब्द, एंड ही सेड इट ऑल। ट्रेस द मनी। टेररिस्ट हो या कोई भी एंटी इंडियन एक्टिविटी हो, उसके लिए आप बस पैसा ट्रेस कीजिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और आपको पता चल जाएगा कि क्यों आ रहा है, किसके पास आ रहा है और वो कैसे यूज़ हो रहा है। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अब वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ग्राउंड रियलिटीज़ हों, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बैक एंड पे सब पैसा काम कर रहा है। दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। Opposition march to ECI updates. India bloc MPs take out protest march against SIR वोट चोरी। अब देखिए, बिहार की वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की बात कही सिटिंग गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो डबल रजिस्टर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जो भाई फेक वोट्स करते हैं, और ऐसे बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो वोटर्स के नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो हम उन सबको निकाल के बाहर फेंकेंगे, इसलिए हम रिवाइज करेंगे ये वोटर लिस्ट। ये काम ईसी का है, इलेक्शन कमीशन का है। तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ने कुछ काम किया, ही डिग सम थिंग्स आउट, और उन्होंने 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस की, सभी मीडिया हाउसेस को बुलाया और दिखाया बाकायदा प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं। वो मल्टीपल स्टेट से वोट करते हैं, यानी वोटर लिस्ट में धांधली है, और अगर वोटर लिस्ट में धांधली है तो इसका मतलब वो इलेक्शंस रिग्ड हुए हैं। अब ये बात शुरू हुई कर्नाटका से, और कर्नाटका के ईसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि भाई कोई धांधली हुई है एंड देयर आर क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए, आप एक ओथ लीजिए और बताइए कि आपके फैक्ट्स और फिगर्स बिल्कुल सही हैं। तो हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने ना वो फॉर्म साइन किया, ना वो ओथ ली, बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने का सोचा।
वो भी ऐसे टाइम पर व्हेन इट इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू स्टे यूनाइटेड। क्योंकि आप ऐसे प्रोटेस्ट से पैसेज देते हैं वेस्टर्न मीडियाज़ को, वेस्टर्न हाउसेस को, और सिर्फ वेस्टर्न ही क्यों, एनी एंटी इंडियन एलिमेंट, वो कोई भी हो, कनाडा में बैठे हों, खालिस्तानी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, एनी इंडियन एलिमेंट, एनी एंटी इंडियन एलिमेंट दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट भारत, उन सबको सिर्फ एक पैसेज चाहिए, सिर्फ एक क्रीक चाहिए टू सीप इन टू भारत। और यही सब पैसेज, मैं नहीं कह रही कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, आई हैव नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती, लेकिन जब ऐसे आंदोलन चल रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टीज इनमें इन्वॉल्व होती है, जहाँ से पैसा आता है, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आता है, और इन सबको हम बोलते हैं टूल किट्स। एक पर्टिकुलर टूल किट एक दुनिया के किसी कोने से रिलीज़ की जाती है कि भाई ऐसे ऐसे आपको काम करना है और आपको आपका पैसा मिल जाएगा, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। और ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने पहले देखा है। कमिंग टू द बिजार बुक बैन अंडरलाइंस। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऐसे प्रोटेस्ट से, किसी भी नेशनल मूवमेंट से अगर वो भटकती है अपने पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ऐसे बहुत सारे नेशनल कंसर्न्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला आता है कश्मीर। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक बुक बैन की गई। अब बुक बैन करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरी थर्ड कंट्री डज दैट, ऐसे चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, कहीं पे भी हो, ये सब बुक्स तो बैन की जाती हैं। बट देन माई प्रॉब्लम कम्स विद, जब ये वेस्टर्न मीडिया हाउसेज, द डिप्लोमेट जैसा पेपर ये लिखता है कि बिजार बुक बैन अंडरलाइंस इंडियाज फ्लॉड कश्मीर पॉलिसी। भाई तुम कौन होते हो हमको बताने वाले कि हमारी पॉलिसी फ्लॉड है या नहीं है? एंड वाई आर यू टॉकिंग अबाउट कश्मीर, वाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट एमरजेंसी इन वॉशिंगटन DC? आप अपने घर की दिक्कत की बात क्यों नहीं करते हैं? अपने घर की दिक्कत से इनको प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अपने दुख से दुख नहीं होता, दूसरों की खुशी से दुख होता है। सेम कम्स विद एवरी एंटी इंडियन एलिमेंट। जब हमारे पास 50% टैरिफ की तलवार लटक रही है फॉर बीइंग फर्म ऑन आवर स्टैंड कि भाई हम तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे, सिर्फ इस बात के लिए हम पे ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, एंड देयर इज़ this bizarre book ban underlines India's flawed Kashmir policy. There is this narration that is going on. वो दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को कि देखो कश्मीर पॉलिसी कैसे ख़राब चल रही है। तो इससे आप पहले एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि भाई कश्मीर में तो पहले से ही दिक्कत है, देखो बुक बैन कर दी गई है। फिर क्या करेंगे? फिर आप एक टेररिस्ट अटैक फंड कर देंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं, आप हथियार सप्लाई करेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे टू हैव पैसेजेस अक्रॉस द बॉर्डर्स, और उसके बाद आप कहेंगे कि इंडिया इज़ नॉट हैंडलिंग देयर लैंड वेल। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत शुरू से चलती आ रही हैं। दिस इज़ हाउ इट गोज़। और जब ये बात हुई कि भाई वोट चोरी हो रही है और वोटर लिस्ट में खराबी है, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का उसमें इन्वॉल्व होना भी बनता था। मतलब इलेक्शन कमीशन का नाम तो आएगा ही कि इलेक्शन कमीशन अलेजिडली इज़ वर्किंग विद द रूलिंग पार्टी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई इलेक्शन कमीशन डज नॉट वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट काम करता है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं ब्लेम कर सकते फॉर एनी ऑफ इट्स डिसीजंस, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इफ़ यू वांट एनी आंसर्स फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग। आप ऑफिशियली उनसे जवाब मांगिए, ऑफिशियली आपको जवाब मिलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी रेप्यूटेड, सिर्फ भारत में नहीं बाहर देशों में भी बहुत क्रेडिबल सोर्स है, और इलेक्शंस का बेसिस ही पब्लिक ट्रस्ट, पीपल ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट दैट वी होल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अगर आप उन्हीं को डाउट करेंगे, पहले आपके लिए EVM की प्रॉब्लम थी, EVM की हुई तो आपको कुछ 10 साल के बाद, एक डेकेड के बाद समझ आया कि भाई EVM इज़ नॉट वर्किंग आउट, अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, तो अब आपको वोटर लिस्ट की बात करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स देयर आर सम रिफॉर्म्स दैट नीड्स टू बी डन। तो अब ये ऑफिशियली उनको क्यों नहीं बोलते हैं? वाई देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर टॉपलिंग ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट? मतलब चाहे भाई कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीट BJP और बीट कांग्रेस, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते हैं? बट आप डायरेक्ट बात इसलिए भी नहीं करते हैं बिकॉज इफ़ यू फाइल सम पेपर्स देन देयर इज़ ऑलवेज सम स्कोप कि वो बैकफायर करेगा, उससे आप बचना चाहते हैं।
इसीलिए आप क्या करते हैं, आप पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। बट पब्लिक सेंटिमेंट्स भी छोड़ो, आप इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं। कर्नाटका मिनिस्टर KN राजन रिजाइंस आफ्टर हिज रिमार्क्स ऑन वोट थेफ्ट। अब बात हुई कर्नाटका से, कर्नाटका के EC ने भी उनको जवाब दिया। तो कर्नाटका के CM ने कहा कि राहुल सर, आप जो ये बात कर रहे हैं, आपने जो भी नाम लिया है, ये पर्टिकुलर चीज़ तो आप ही की गवर्नमेंट के अंडर हुई है। कर्नाटका में तो अभी कांग्रेस ही आप ही की गवर्नमेंट के अंडर हुई है, तो ये तो धांधली हमारे टाइम पे हुई है, यानी आर इलेक्शंस वर रिग्ड। तो इसका मतलब ये तो बात गलत है। तो भैया कांग्रेस ने बात सुनने की बजाय, क्लैरिफिकेशन देने की बजाय, इनको कर्नाटका मिनिस्टर को सैक कर दिया। इन्होंने सामने से ये भी कहा कि आई विल रिजाइन। इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया गया, ही वॉज डायरेक्टली सैक्ड। मतलब रेपुटेशन आपने ख़राब की एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की, सिर्फ अपनी ओपिनियन रखने के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया है? आपने अगर क्वेश्चंस जो रेज़ किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ऐसे एक मिनिस्टर को बेवजह क्यों सैक कर दिया? लेट हिम रिज़ाइन, एटलीस्ट रिज़ाइन विद ग्रेस लाइक एनी अदर मिनिस्टर डज। कश्मीर देखो, कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान हुआ, आज़ाद कश्मीर जैसे वो कहते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी वी हैव प्रॉब्लम्स। अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल इतना रहा, हम हर जगह सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन, दोनों साइड से व्हेन वी हैव डबल फ्रंट वॉर, डुअल फ्रंट है, और भाई ये 2.5 फ्रंट, जो ये आधा पॉइंट हमारे भारत के अंदर काम करता है, व्हेन वी हैव 2.5 फ्रंट वॉर, तो ऐसे में व्हाई आर यू मेकिंग कंडीशंस मोर available and more susceptible for other people, for anti-Indian elements to grow with? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलीगल माइग्रेशन रीशेपिंग दिल्लीज डेमोग्राफी। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, बात हुई दिल्ली की भी। अब बात करें सबसे पहले रोहिंग्या की, तो देखिए रोहिंग्या दिल्ली कैसे पहुंचते हैं। म्यांमार में क्राइसिस हुआ, वहाँ से भागे बांग्लादेश, वहाँ से रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश पहुँचते हैं, और बांग्लादेश से फिर वो धीरे धीरे करके भारत की दिल के अंदर तक घुस जाते हैं। मतलब भारत में दिल्ली तक पहुँचते हैं। अभी दिल्ली में तो ये ड्राइव भी चला था कि रोहिंग्या नीड्स टू गो आउट। तो दिल्ली में जब ये रोहिंग्या पहुँच जाते हैं, तो आप देखिए JNU जैसे इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट, हु इज़ क्वाइट फेमस ऑफ बीइंग एंटी स्टेट इन नेचर, JNU की रिपोर्ट कहती है कि लीगल माइग्रेशन इज रीशेपिंग दिल्लीज डेमोग्राफी। तो आप कौन से वोटर लिस्ट की बात कर रहे हो? और क्यों ना ऐसी वोटर लिस्ट रिवाइज की जाए जहाँ पे ऑलरेडी इलीगल माइग्रेंट्स आर गेटिंग देयर नेम्स लिस्टेड। अब वो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, ये तो पूरे देश में होना चाहिए। तो बिहार की जब ये रिवाइज की जा रही है वोटर लिस्ट, तो दिक्कत क्या है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आपको दिक्कत ये है कि रोहिंग्याज एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ आते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट करते हैं? कहीं प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि आपका वोट बैंक छिन जाएगा? इलीगल माइग्रेशन इज चेंजिंग दिल्लीज डेमोग्राफी, कॉजिंग नोटेबल राइज इन मुस्लिम पॉपुलेशन, अगेन JNU की रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी सेम डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स चालू हैं। अब असम हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, भाई हमारे पास ऑलरेडी हमारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुकी, चिन, ऑलरेडी मीती कॉन्फ्लिक्ट, भाई इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं। अब इनमें आप और रोहिंग्या बुलाते हैं, आप रोहिंग्यास को बुलाते हैं, उनको आधार कार्ड देते हैं, कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो दे ही रहा होगा, इसमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तो बात नहीं है। कहीं ना कहीं से तो उनको अपने आधार कार्ड मिल रहा है, अपनी आइडेंटिफिकेशन उनकी इंडियन बन रही है। अगर बन रही है, सो व्हाई इज नॉट दिस इज अ राइजिंग कंसर्न फॉर ऑल आर पार्टीज? क्योंकि ये एक नेशनल थ्रेट है भाई। आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी तो लोगों को जो वोट करना था, जो उनके रियल एजेंडाज होंगे, जो एक्चुअली इंडियन से जो उनके कंसर्न्स होंगे, वो सामने कैसे आएंगे? आप उनको लेकर काम कैसे करेंगे? इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता है। बंगाल वायलेंस में वी हैव सीन द सेम सिनेरियो कि आप इलेक्शन से पहले आप कुछ ना कुछ एक बड़ा आंदोलन कर देंगे और फिर इलेक्शंस के बाद बहुत सारी वायलेंस होगी, बहुत सारी फंडिंग उसमें आ रही होगी। ऐसे ही CAA में भी हुआ, और सेम पैटर्न अभी हमने 1 साल पहले देखा था, लास्ट ईयर देखा था बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में एक छोटे से मुद्दे को लेकर, हालांकि उनके लिए बड़ा रहा होगा, बट एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इतना तूल उसको पकड़ा दिया गया, इतना उसको हीट कर दिया गया उस मामले को, दैट एवरीथिंग वेंट इनटू ड्रेन। मतलब वहाँ पे भाई क्या कुछ नहीं हुआ।
गवर्नमेंट टोपल हुई, इंटरिम गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद माइनॉरिटीज़ का जो वहाँ पे हाल है वो सब तो सबने देखा ही। और इन सब में रोल किसने प्ले किया? थर्ड पार्टीज़ ने। सेम इज़ हैपनिंग अगेन, मतलब वही पैटर्न रिपीट हो रहा, वही एंटी इंडियन एलिमेंट्स दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। जब भी उनको ऐसा मौका दिखता है ना कि भाई अब तो कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनको लगता है कि इनको और थोड़ा पैसा खिला दिया जाए सो दैट दिस बिकम्स बिग। Indian Pakistan ceasefire, Modi faces rehyphenation challenge after Trump's Kashmir mediation claims. अब ये तो हमने सबने देखा है कि कैसे ट्रम्प चाचा बड़ा बुरा माने हुए हैं कि हमने उनके मीडिएशन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने हम पे टैरिफ लगाई। हमने कहा हम तो आपकी टैरिफ से भी नहीं डरते भाई, हम तो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, हम क्यों किसी से दबेंगे। तो अब उन्होंने क्या सोचा, वो कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग। और यही रीज़न है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सब डेटा अचानक कहाँ से आ रहा है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा बस्ट भी कर दिया गया है, जिनके नाम लिए गए थे उनके वोटर लिस्ट 2 जगह क्यों रजिस्टर्ड हैं। और बेसिकली बात तो यही है, इलेक्शन कमीशन कह भी तो यही रहा है कि हमें लिस्ट भी तो इसीलिए रिवाइज करनी है बिकॉज देयर आर मल्टीपल वोटर्स रजिस्टर्ड ओवर सेम नेम एंड सेम एड्रेस। बहुत सारी धांधली नहीं बट बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं जिनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वोटर लिस्ट नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। Why has being a true friend to Trump gotten Modi? Not much, Indians say. Hundreds of Indian lawmakers detained at a protest claiming vote rigging. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडर्स, इंडी अलायंस हमारी सब वहाँ पे इकट्ठा हो गई है। सब ये बताना चाहते हैं कि देखो हम कितना कंसर्न है वोट रिगिंग को लेकर। अपने स्टेट इलेक्शंस की बात नहीं करना चाहते, चाहे वो उसमें जीते हो तो वहाँ पे रिगिंग नहीं हुई है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ज़रूर हुई है। मोदी इज़ रेडी टू पे अ हेवी प्राइस एज इंडिया सीक्स टू रेजिस्ट ट्रम्प टैरिफ्स, ये लिखता है द गार्जियन। ये भाई ये एक पर्टिकुलर एजेंडा, एक पर्टिकुलर तरीके का माइंडसेट क्यों प्रोपोगेट किया जा रहा है कि आप इतनी टैरिफ्स लगा रहे हो फिर भी मोदी नहीं झुक रहा। आपने देखा कि आप डायरेक्ट हिट करना चाह रहे हो, आपने 25% टैरिफ दी, आपने 50% टैरिफ दी, इंडिया इज़ नॉट बेंडिंग, इंडिया सेज फर्म। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको थर्ड पार्टी से प्रेशर डलवाना पड़ेगा। और क्या यही रीज़न है कि आसिफ मुनीर ने अचानक कह दिया कि हम आपका जामनगर हिट कर देंगे? अभी जो 2 दिन पहले भाई ऑपरेशन सिंदूर में 2 दिन पहले तुम हाथ जोड़ते घूम रहे थे कि प्लीज़ भाईजान हमें बचा लो, प्लीज़ भाईजान हमें बचा लो, अभी तुम 2 दिन के बाद इतने बड़े हो गए हो कि तुम कह रहे हो न्यूक्लियर थ्रेट हमको दे रहे हो। मतलब नूर खान कोई इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? बांग्लादेश माइनॉरिटीज विक्टिमाइज रिपोर्ट ऑन 100 days एक्सपोजेस यूनुस गवर्नमेंट। एक पैटर्न जो ये फॉलो हो रहा है, इसमें सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की बात, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आप देखिए कैसे बांग्लादेश इज़ लिविंग एग्जाम्पल एक्चुअली, कैसे वहाँ पे पलटने के बाद जो सरकार पलटी वहाँ पे, उसके बाद कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हुए, उनकी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में टाइम लगा, कैसे वहाँ पे कितना ज़्यादा सिविलियन अनरेस्ट चल रहा था। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स अ कंट्री इकोनॉमिकली वीकर। और आपको अगर व्हेन यू आर सिटिंग विद बिग पीपल ऑन द टेबल, मतलब अगर आपके पास 4 लोग बैठे हैं भाई, अगर जगह आपको अपनी उस टेबल पे बनानी है तो इट टेक्स गट्स, इट टेक्स मनी एंड इट टेक्स इकोनॉमी। तो आप उसको कैसे क्रिपल करोगे? अगर आप चाहते हो कि भाई आपका एलीट क्लब है, 4 ही बंदों का, ये 4 ही रहना चाहिए, कोई 5वां बंदा यहाँ आके ना बैठे, तो आप क्या करोगे? आप उसकी इकोनॉमी वीक करने की कोशिश करोगे। एंड देर आर सो मेनी अदर वेज टू डू इट। डायरेक्ट तो आप कर ही रहे हो, डायरेक्ट तो आप करने की कोशिश में हो एक्चुअली, बट वट एल्स यू आर डूइंग बिहाइंड द कर्टन्स, ये सब हमको समझने की ज़रूरत है। US प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट पेड $75,000 टू प्रोटेस्ट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने। मतलब सिर्फ एक कंट्री ऐसा नहीं कर रही है, वेस्ट हो या ईस्ट हो, सबको अपने नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, सबको अपना फ़ायदा दिखता है। मतलब अपना फ़ायदा तो आप पैसा इधर उधर से घुमा के कहीं ना कहीं से भेजते हैं। जैसे ये हुआ भाई, US में एक प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट को दे दिया, आपने किसी NGO को फंडिंग पकड़ा दी कि भाई जाओ प्रोटेस्ट करो, आपने बच्चों को दे दिया कि जाओ पत्थरबाजी करो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मतलब ये पैटर्न और ये क्रोनोलॉजी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में ऐसे ही होता था, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही होता है। मतलब अब पैसे के दम पे ये सब खेला जाता है ना, म्यांमार के पास से कैसे पैसा आता है, क्रॉस बॉर्डर कैसे ये सब गेम खेल रहे हैं। देन वी हैव आधार इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। अब ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वोटर लिस्ट में, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, वी आर सेइंग कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी वेल विद इन माई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो मैं क्यों ना करूँ। और सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म की कि देखो आधार इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। आधार तो कोई भी आकर बनवा रहा है भाई, जो नॉर्मल इंडियंस हैं उनके आधार नहीं बन रहे, रोहिंग्या के पास आधार मिलेंगे, तो आधार कैन नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ। उसके लिए आपको वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि ये ड्राइव पूरे भारत में होनी चाहिए, जहाँ पे भी जो भी इलीगल माइग्रेंट है, किसी भी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का हो, इट डजेंट मैटर, वोट सिर्फ भारतीय को करनी चाहिए। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीय को मिला है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय गॉड्स ग्रेस। भाई हम बहुत लड़े हैं इसके लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हमने बहुत लड़ाई की है, बहुत लोगों ने शहादत दी है सो दैट वी कैन वोट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी टनल क्रॉस करके आ जाएगा और यहाँ वोट डालने लगेगा, हमारी डेमोग्राफी बदल के रखेगा। दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन भारत। बिहार SIR bound to have defects, EC डिफेंस बिहार वोटर रोल एक्सरसाइज। जैसा कि अभी हमने बात की, भाई EC एक्सेप्ट करा दैट देयर नीड्स टू बी रिफॉर्म, और आप उसको कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप उससे मांगेंगे, ऑफिशियल रिप्लाई आप उससे मांगेंगे, तो EC इज़ बाउंड टू रिप्लाई टू दैट। और यही सब हम अभी पार्टीज़ को कह रहे हैं कि प्लीज़ गो थ्रू इट। आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, आप पार्लियामेंट में ये सवाल उठाइए, आप प्रोटेस्ट भी कीजिए, बट प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई हार्म ना पहुंचे। कहीं से फंडिंग का पैसा प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी थर्ड पार्टी उसमें एंटर नहीं कर रही है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन गवर्नमेंट को कर रहे हैं, इंडिया को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जब बात होती है गवर्नमेंट की, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकार रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, एंड दिस शुड बी द प्रायोरिटी फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफ भारत। कि गवर्नमेंट कोई भी हो, आपकी रहे चाहे ओपोजिशन की रहे, पर भारत का रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एट सच क्रिटिकल मोमेंट जहाँ आपके पास दोस्तों की बहुत कमी है, दुश्मन ज़्यादा आपके पास हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लेवर अबाउट इट। इलेक्शन रिलेटेड प्रोटेस्ट भी बहुत सर्च कर गए हैं इन कमिंग ईयर्स। मतलब 2024 में एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यही बात उन्होंने 2024 में एक डेटा के साथ कही कि 160 से ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं 2024 में। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, अराउंड द ग्लोब। मतलब एक तो पर्टिकुलर भाई ग्लोबली एक टूल किट काम कर रही है, वो सबको ऐसा लगता है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सबको ऐसा लगता है कि इस टूल किट को लेकर काम करें। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो यही अगेन दिस इज़ जस्ट वन ऑफ माई कंसर्न्स कि आप प्लीज़ क्वेश्चंस करिए, बट इट हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इन इट्स प्रोसेस, इट हैज़ टू बी माइंडफुल इन इट्स इम्प्लीकेशन। आप सबको बैठकर ये सोचना चाहिए कि भाई आप जो भी कर रहे हैं, क्या वो भारत के लिए तो खतरा नहीं है, भारत की सिक्योरिटी के लिए तो खतरा नहीं है, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए तो खतरा नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, कुछ क्वेश्चंस हो मन में, तो डू शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा व्हाट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग और व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, जिससे ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं 2024 और 25 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।